हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 124 इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। 125 सैलरी की बात करता है। सैलरी की बात करता है सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 के अंदर। और 130 के अंदर सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बात करता है। 136 जो है सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, स्पेशल लीव टू अपील। ठीक है। 137 जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि अपने अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 137 के अंदर। और 138 के अंदर इनलाज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इनलाज करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। और 139 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है इशू करने की, रेट इशू करने की। 141 जो है लॉ डिक्लेयर, जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर किया है वो बाइंडिंग है सभी कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, सभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वर्डिक जो है और लॉ जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर की है वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग है। और 143 प्रेसिडेंट की पावर है कंसल्ट करना सुप्रीम कोर्ट से। इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कि ये अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। सुप्रीम कोर्ट जो है इन्फोर्स करती है सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ दोनों के इन्फोर्समेंट में, जो भी लॉ जो भी इशू है उसको रिव्यू करती है। और आर्टिकल 124 से 147 जो है पार्ट 5 का वो डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में, डिस्ट्रिक्ट एरिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सेशन कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इसके नीचे तीन है। एक तो सिविल सिविल पर्पज़ के लिए सबऑर्डिनेट जज कोर्ट है, उसमें मुंसिफ कोर्ट आती है और न्याय पंचायत आती है। ठीक है। और प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोर्ट है, स्मॉल कॉज के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट है। और उसके अलावा क्रिमिनल केस के लिए सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट के अंदर चीफ मजिस्ट्रेट आते हैं और पंचायत अदालत आती है। चीफ मजिस्ट्रेट भी फर्दर दो लाइन में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। तो हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक तो सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है, एक प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट होती है और प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट होती है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो नंबर ऑफ जज जो है वो रिसेंटली इंक्रीज कर दिए गए हैं, 38 हो गए, 37+1। ठीक है। पार्लियामेंट जो है बाय रजिस्ट्रेशन जो है इंक्रीज कर सकती है और डिक्रीज कर सकती है। यहाँ पार्लियामेंट के पास पावर है, हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है, हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। जज स्ट्रेंथ जज की, सीजे जो होते हैं उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन, कॉलेजियम की कंसल्टेशन के बाद। ठीक है। कन्वेंशन बाय कन्वेंशन सीनियर मोस्ट जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीजे बनते हैं। एट टाइम कन्वेंशन जो है वायलेट किया जाता है। सेकंड जज केस जो है उसने कल्टेट किया है इसकी डिस्कशन को, मतलब प्रेसिडेंट को जो है जो कॉलेजियम है उसकी एड एंड एडवाइस पे वर्क करना पड़ेगा। उनकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। ठीक है। तो यहाँ कंसेंट ही कंकरेंस है, कंकरेंस की प्रेसिडेंट की कंसल्ट कॉलेजियम की कंसेंट सिर्फ नहीं चाहिए, कंकरेंस चाहिए, मतलब जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से ही चलना है। ठीक है। तो अदर जज जो है प्रेसिडेंट जो है सीजीआई की कंसल्टेशन से अपॉइंट करते हैं और उनकी कंसल्टेशन जो है वो कंपलसरी है, कंपलसरी है। फर्स्ट जज की बात करेंगे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन कंकरेंस नहीं है, मतलब सिर्फ कंसल्ट करो और उसकी सीजीआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है। सेकंड जज में केस पे कहा गया कंसल्टेशन कंकरेंस दोनों सेम है। ठीक है। सीजीआई की एडवाइस जो है बाइंडिंग है, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज की एडवाइस लेनी है। और थर्ड जज केस में कहा गया कि कंसल्टेशन जो है कोलिजियम के साथ होना चाहिए। सोल सीजीआई का ओपिनियन नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है, कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली सीजीआई के ओपिनियन ले ले। यहाँ सीजीआई जो है उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा कोलिजियम, 4 सीनियर मोस्ट जज के कोलिजियम के साथ। और इवन इफ द 2 जज जो है वो एडवर्स ओपिनियन देते हैं, वो मना करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जज को अपॉइंट नहीं करना है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो एडवाइस फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जज के क्वालिफिकेशन की, सिटीजन होने चाहिए, वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 10 ईयर के लिए, और डिस्ट्रिक्ट के जजेस होने चाहिए प्रेसिडेंट की नज़रों में। कोई मिनिमम एज नहीं है कि मिनिमम इस एज का होना चाहिए पर्सन तो ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओथ ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के सामने बिफोर ओथ लेंगे या फिर ऐसे पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने ऑथराइज किया है, जज स्वेयर करते हैं कि बियर करेंगे टू फेथ एंड एलिजियस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को, ड्यूटी को अपनी फेथफुली कंसेंचुअसली अपनी एबिलिटी और नॉलेज के साथ और विदाउट फियर एंड फेवर परफॉर्म करेंगे, अपहोल्ड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। टेन्योर की बात करेंगे तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, होल्ड करते हैं 65, होल्ड करते हैं और कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, पर 3 प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं। पहला तो 65 ईयर की एज से कम, 65 ईयर एज जो है तो रिटायरमेंट हो जाएगा और रिजाइन कर सकते हैं। राइट करने प्रेसिडेंट को राइटिंग में देकर और रिमूव किए जा सकते हैं ऑफिस से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है उन्हें रिमूव कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट जो है रिजोल्यूशन पास करती है इस मैटर में स्पेशल मेजोरिटी से। तो रिमूवल ऑफ जज की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है इन इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट जो है मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के ग्राउंड पे ही ओनली
पार्लियामेंट की कंसल्टेशन के बाद और दोनों पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजोरिटीज, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो स्पेशल मेजोरिटीज जो है रिजोल्यूशन पास करते हैं, तो ही जो है प्रेसिडेंट जो है मूव कर सकते हैं। और सेम सेशन में ये रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जो है वो क्राइटेरिया दिए हुए हैं। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी जो है शैल बी प्रूव्ड बाय इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल के द्वारा ये प्रूव होना चाहिए। कंपोजिशन जो है ट्राइब्यूनल का वो दिया गया है जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में। इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो एक रिमूवल मोशन जो है 100 मेंबर जो है लोकसभा में और 50 मेंबर जो है राज्यसभा में किसी भी एक जगह पे साइन करेंगे और स्पीकर को देंगे, और स्पीकर और चेयरमैन मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो हाउस के उनको देंगे, और ये हाउस के प्रेसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर मोशन एडमिट कर दिया गया तो 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक डिस्टिंग्विश जज होंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए चार्ज। अगर कमेटी फाइंड करती है कि चार्ज जो जज जो है वो गिल्टी है चार्ज का मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का, तो हाउस जो है मोशन इंट्रोड्यूस करेगा और कंसिडरेशन में लिया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी से हाउस मोशन जो है पास होना चाहिए। टू नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, दोनों हाउस में पास होना चाहिए। अगर दोनों हाउस में पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद मोशन जो पास हो गया तो प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद जो है जज जो है कंसिडर किया जाएगा रिमूव। सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है दिल्ली एज जज सीट। ये ऑथराइज करता है कि सीजीआई जो है अपॉइंट कर सकते हैं अदर प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही। ये प्रोविजन जो है ओनली ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अदर जजेस की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग सीजीआई जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एक पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो एक्टिंग सीजीआई की जगह अपॉइंट हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में जब सीजीआई की पोस्ट जो है वो वैकेंट है या टेम्परेरी एब्सेंट है सीजीआई, या अनेबल है अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, या तो वैकेंट है या कोई सीजीआई है नहीं, या तो वो एब्सेंट है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है एक्टिंग सीजीआई बनते हैं। एडहॉक जज की बात करेंगे तो इसे एडहॉक जज को एडहॉक एक्टिंग सीजीआई को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे। एडहॉक जज को जो है वो सीजीआई अपॉइंट करेंगे कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, और प्रायर कंसेंट लेनी है प्रेसिडेंट की। एक पर्सन जो जज है हाई कोर्ट के जो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उनको जो है एडहॉक जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सिचुएशन क्या है, अगर क्वारम नहीं है, परमानेंट जज जो है लैक ऑफ क्वारम ऑफ द परमानेंट जज टू होल्ड और कंटिन्यू इन सेशन, अगर परमानेंट जज जो है उनका क्वारम के लिए ज़रूरी है तो मिनिमम जज नहीं है किसी भी केस को सुनने के लिए, तो उस केस में जो है एडहॉक जज बुलाए जा सकते हैं। ये ड्यूटी है जज की जो अपॉइंट किए गए हैं तो वो सिट करे एज ए सुप्रीम कोर्ट जज इन प्रायोरिटी टू द अदर ड्यूटी। अपनी अदर दूसरी ड्यूटी को साइड में रख के प्रायोरिटी उन्हें देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो उन्हें एडहॉक जज की जो ड्यूटी है उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और वो इंजॉय करेंगे ऑल द जुडिशियल पावर और प्रिविलेज जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। फिर है रिटायर्ड जज। सीजीआई जो है ऑफ इंडिया वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो एक्ट करे एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरी पीरियड के लिए। प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट जो है नेसेसरी है। सच पर्सन जो है एंजॉय करेंगे सभी जुडिशियल पावर और प्रिविलेज सुप्रीम कोर्ट के जज की, पर वो अदरवाइज जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं कंसिडर किए जाते, पर वो उनके पास वो एंजॉय करते हैं सभी पावर जुडिशियल और प्रिविलेज। सैलरी अलाउंस की बात करेंगे तो पार्लियामेंट जो डिटरमिन करती है सैलरी अलाउंस, लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज की। पार्लियामेंट जो है वो अल्टर नहीं कर सकती। प्रिविलेज और राइट ऑफ द जज उनके डिसएडवांटेज पे सैलरी अलाउंस जो है वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और वो वोटेबल नहीं होते पार्लियामेंट के द्वारा। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्स बना सकती है रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर कोर्ट की विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो है और रेफरेंस जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गया है आर्टिकल 143 के अंदर वो डिसाइड किया जाता है बेंच, जिसमें एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए। नंबर ऑफ जज जो इंक्रीज होते हैं वो सिट एज द नंबर ऑफ जजेस हैज़ इंक्रीज्ड, वो स्मॉलर बेंच पे बैठते हैं 2 और 3 की, कमिंग टुगेदर इन लार्जर बेंच ऑफ 5 मोर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो सेटल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कंट्रोवर्सी। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ अर्जेंट कोई बड़ा मैटर है तो ही 5 से ज़्यादा जज बैठते हैं, या फिर अदरवाइज 2 और 3 जज बैठ के सुनते हैं केस को। जजमेंट जो है डिलीवर की जाती है बाय द ओपन कोर्ट। जजमेंट मेजोरिटी वोट से होती है और जज जो है वो अपने डिसेंटिंग ओपिनियन दे सकते हैं। जजमेंट जो है बाय सुप्रीम कोर्ट जो है बाइंडिंग ऑल कोर्ट पे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करेंगे फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, कंसल्टेशन होनी चाहिए, जुडिशरी कंसल्टेशन के बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है उन्हें रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। ओनली द मैटर जो मैटर मेंशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड मेंशन है उसी ग्राउंड पे ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है। और फिक्स सर्विस कंडीशन है, उन्हीं सर्विस कंडीशन उनके डिसएडवांटेज पे चेंज नहीं की जा सकती। सैलरी अलाउंस जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज है। कंडक्ट जो है जज का वो डिस्कस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर में
अगर उनके ओनली जब उनके इम्पीचमेंट जो है प्रोसीडिंग चल रही है तभी डिस्कस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता नॉर्मल रूटीन में। ऑर्डिनरी रूटीनली एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। और इनका जुरिस्डिक्शन जो है वो कंटेन नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। उनकी रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, पनिश है, पावर है पनिश करने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की पावर है। पावर है अपॉइंट करने की अपने स्टाफ को, सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है। अब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अलोन वर्क कर सकती है। तो फेडरल डिस्प्यूट है, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है या दो मोर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ये इन्वॉल्व करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ। क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो उससे एक्सक्लूड है। उसके अलावा इलेक्शन डिस्प्यूट है, अगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, और इनका और उसके अलावा एक्सक्लूसिव जुडिशन जो एक्सटेंड नहीं करता है अगर वो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड मैटर है, या फिर एक्सपेंस एडजस्टमेंट है, एक्सपेंस का सेंट्रल स्टेट के बीच में, या ऑर्डिनरी कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। ऑर्डिनरी कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। उसके अलावा डिस्प्यूट जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट से रिलेटेड है, और या तो एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट जो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है एक्सटेंड नहीं होगा, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वो सेंट्रल स्टेट के जो डिस्प्यूट है उसके बीच में, और दो स्टेट के बीच में, या दो मोर स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उससे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद रिट जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास इशू कर सकती है रिट, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, को वारंटो इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। अब हाई कोर्ट के पास भी पावर है, पर ये पावर सुप्रीम कोर्ट की जो है एक्सक्लूसिव नहीं है। इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सिटीजन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकती है पावर रिट इशू करने की अदर कोर्ट को भी, पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर है, इसे हम सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट जो है डिप्राइव नहीं कर सकती। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई करती है कि केस इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो उस मैटर में हाई कोर्ट जो है अगर सर्टिफाई करती है तो पर्सन अपील कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। अगर सिविल मैटर है तो हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करती है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड किया जाना चाहिए। और क्रिमिनल मैटर है तो अगर हाई कोर्ट जो है उसने रिवर्स कर दिया है, अगर लोअर कोर्ट ने सेंटेंस दिया, लोअर कोर्ट ने एक्विट किया था और उसको एक्विटल को हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है, या फिर हाई कोर्ट ने अपने पास केस ले लिया था सबऑर्डिनेट कोर्ट से और कन्विक्ट कर दिया किसी पर्सन को और सेंटेंस टू हिम टू दैट, और या फिर हाई कोर्ट ने सर्टिफाई किया है कि ये केस फिट है हाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, तो उस केस में जो है क्रिमिनल मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है एज अ मैटर एज अपीलेट जुडिशन के अंदर। पार्लियामेंट जो है लेटर इनलार्ज कर सकती है जुरिस्डिक्शन को, इंक्लूड कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और पार्लियामेंट ने लेटर इनलार्ज किया जुरिस्डिक्शन और इंक्लूड किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फॉर 10 ईयर एज वेल, एंड नॉट जस्ट सेंटेंस ऑफ डेथ। अगर हाईकोर्ट जो है 10 साल से भी ज़्यादा सज़ा देती है तो उस केस में भी जो है क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद है स्पेशल लीव पिटीशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिप्शन है अंदर आर्टिकल 136 के अंदर को वो स्पेशल लीव टू अपील वो फ्रॉम जजमेंट जो ऑर्डर पास किया गया है नॉन मिलिट्री कोर्ट इंडियन कोर्ट के द्वारा उसे सुन सकती है। ठीक है, ये वाइड पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस कर सकती है प्रेसिडेंट को। एक तो पहला जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकती है और रिफ्यूज़ कर सकती है एडवाइस करने के लिए। दूसरा एक ऐसा मैटर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से आ रहा है या कॉवेनेंट और एंगेजमेंट से आ रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एडवाइस देना कंपलसरी है। ये बाइंडिंग नहीं होते हैं दोनों केस पे, दोनों केस पे जो एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने।
अदर जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो अदर जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अदर एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इसकी जो एक्ट जजमेंट है, प्रोसीडिंग है और एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो रिकॉर्ड किया जाता है। एज ए एविडेंशियरी वैल्यू इसकी एविडेंशियल वैल्यू होती है, लीगल प्रेसिडेंट सेट करते हैं और लीगल रेफरेंस की तरह दूसरी कोर्ट में इसका यूज़ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है पनिश करने के लिए अपने कंटेम्प्ट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो होता है फॉर अप टू 6 मंथ होता है और फाइन भी लग सकता है। इसके पास पावर होती है कंटेम्प्ट करने का, पनिश करने के लिए, नॉट फॉर इट्स ओन इटसेल्फ कंटेम्प्ट बट हाई कोर्ट को भी अगर किसी कंटेम्प्ट किया है, सबऑर्डिनेट और ट्रिब्यूनल का कंटेम्प्ट किया तो भी इसके पास पावर होती है। इसके पास सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पावर होती है। सिविल कंटेम्प्ट वो होता है अगर विलफुल डिसोबीडियंस है इसकी जजमेंट का, ऑर्डर का और रेट का और प्रोसेस और विलफुली ब्रीच करते हैं अंडरटेकिंग जो कोर्ट को दी गई है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जब हम पब्लिश कोई मैटर पब्लिश करते हैं और डेलिबरेटली जो है स्कैंडलाइज करते हैं, लोअर करते हैं अथॉरिटी जो है कोर्ट की और हार्म करते हैं और प्रेजुडिशली एक्ट करते हैं और इंटरफेयर करते हैं इनके जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में जो उस इंटरफेयर करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकती है कि लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट जो है सेंट्रल और स्टेट का और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो एज ए नल एंड वाइड अगर वो ब्रीच करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल को, वो फॉलोइंग तीन ग्राउंड पे, अगर वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं या तो जिस अथॉरिटी ने उस लॉ को बनाया है वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है और या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रिपग्नेंट है, तो इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर है रिवाइजरी जुडिशन, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि रिव्यू करना अपनी ओन जजमेंट को जो उसने दी है ऑन द ग्राउंड। ये एक्सरसाइज करते हैं पावर कैन ये रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और रूल मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। पिटीशन जो फाइल की गई है रिव्यू करने के लिए अपनी ओन जजमेंट को, इससे हम रिव्यू पिटीशन कहते हैं। वाइल द सेकंड रिव्यू पिटीशन को ही हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। तो पहले जो होती है रिव्यू पिटीशन, सेकंड स्टेज पे क्यूरेटिव पिटीशन। अदर पावर की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लॉ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लॉ है। ये फाइनल अल्टीमेट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसकी जजमेंट जो है बाइंडिंग है सभी कोर्ट पे। इसकी डिक्री और ऑर्डर जो है इन्फोर्सेबल है थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद कंट्रोल है और सबऑर्डिनेट कोर्ट ये ऑथराइज करती ये ऑथराइज है विड्रॉ करना केसेस पेंडिंग है जो हाई कोर्ट के बीच में, हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है उसे विड्रॉ कर सकती है, अपने पास ले सकती है। ये ट्रांसफ़र कर सकती है केस को, अपील को वन हाई कोर्ट से टू अदर हाई कोर्ट में। और इसके पास पावर है जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की, कंट्रोल की और ऑल अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विद टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। और इसके पास इंक्वायरी ऑफ कंडक्ट है, इसकी ये इंक्वायरी कर सकती है कंडक्ट और बिहेवियर चेयरमैन और मेंबर यूपीएससी के जो से उन्हें रेफर किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। ये अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं मिसबिहेवियर के तो रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को उन्हें रिमूव करने के लिए। जो एडवाइस दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे। उसके बाद कंप्लीट जस्टिस ये पास कर सकती है डिक्री, और ये पास कर सकती है डिक्री और ऑर्डर जो नेसेसरी है कंप्लीट जस्टिस के लिए जो उसके पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो मैटर पेंडिंग है। फिर है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की बात करेंगे तो एवरी एडवोकेट जो है वो अलाउ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए लॉ इन द सुप्रीम कोर्ट। ओनली फॉलोइंग 3 कैटेगरी ऑफ एडवोकेट जो है वो इंटाइटल्ड है। पहला तो है सीनियर एडवोकेट। ये एडवोकेट जो होते हैं सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो वो डेजिग्नेट किए जाते हैं ऐसे एडवोकेट उनके कंसेंट से ही एज अ सीनियर एडवोकेट, अगर उनके ओपिनियन बाय वर्च्यू ऑफ एबिलिटी, उनकी एबिलिटी स्टैंडिंग है, तब स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस से सीनियर एडवोकेट जो वो इंटाइटल नहीं होते कि वो अपेयर करे विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और विदाउट अ जूनियर, अपने जूनियर के साथ ही अपेयर हो सकते हैं। उन्हें इंटाइटल नहीं होता कि वो एक्सेप्ट करें, ही इज़ नॉट ऑल्सो इंटाइटल टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन। वो प्लीड नहीं कर सकते और एफिडेविट सबमिटिंग का एडवाइस देना एविडेंस पे, ड्राफ्ट वर्क जो है वो एनालॉगस काइंड की जो सर्विस है वो खुद नहीं कर सकते, उनके अंदर एक जूनियर होगा वही परफॉर्म करेगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये ओनली दिस एडवोकेट जो है वो इंटाइटल्ड है फाइल करने के लिए मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये ऑल्सो फाइल कर सकते हैं एन अपेयरेंस और एक्ट एज अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर अदर एडवोकेट होते हैं, ये एडवोकेट जो होते हैं जिनका नाम एंटर होता है ऑन द रोल एनी किसी स्टेट बार काउंसिल में जो मेंटेन किया गया है एडवोकेट एक्ट 1961 में। ये अपेयर कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं एनी मैटर ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी सुप्रीम कोर्ट में, पर ये इंटाइटल नहीं होते फाइल करना डॉक्यूमेंट और मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। फिर कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन विद द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फेडरल केसेस को फेडरल केसेस में इनका ओरिजिनल जुडिशन फेडरल केसेस में, ये केवल फेडरल केस में नहीं है, इनका सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका में नेवल फोर्स, मैरीटाइम और एम्बेसडर को भी इंक्लूड करते हैं, तो इसमें भी ओरिजिनल जुडिशन है। तो हमारी कोर्ट का ओरिजिनल जुडिशन छोटा है। उसके बाद ये कवर करते हैं अपीलिएट जुडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल में। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अपील हो सकती है। फिर इनके पास एडवाइजरी जुडिशन है, इंडिया में एडवाइजरी जुडिशन है, यूएसए में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है।
जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये डिफेंड करता है राइट ऑफ द सिटीजन, जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है उसके हिसाब से। जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया में लिमिटेड है, यहाँ जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए में ब्रॉड है, और यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जो जापान से बोरो किया गया है। उसके बाद चेंज जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो इंडिया में इसका जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर जो है इलाज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ये जो है फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए में फिक्स्ड है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसे अल्टर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद बात करेंगे तो जुडिशियल सुपर, ये जो है हाई कोर्ट को इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यूएसए में जो है सेपरेट जुडिशरी है, डबल डबल जुडिशरी है। फिर इंडिया में जो फंडामेंटल डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशरी है, वहाँ सेग्रीगेटेड और फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सकता है, फेडरल प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है स्पेशल लीव पिटिशन की, यूएसए में स्पेशल लीव पिटिशन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है। फिर कंपैरिजन की बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, जजेस की, तो इंडिया में अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं कोलिजियम की एडवाइस से, जिसमें सीजेआई और अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रिकमेंड करते हैं अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। यूके में बात करेंगे तो 5 मेंबर के पैनल होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, डिप्टी ऑन के डिप्टी और 1 मेंबर ईच अपॉइंटेड बाय द जेएसी ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये जेएसी जो है कंप्राइज करती है ले पर्सन मेंबर ऑफ जुडिशरी एंड द बार काउंसिल, तो ये 5 मेंबर की पैनल होती है, वो अपॉइंट करते हैं। यूएसए में बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है जस्टिस जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कंफर्म किए जाते हैं यूएस के सेनेट के द्वारा। सेनेट की जुडिशियल कमेटी जो है होल्ड करती है हियरिंग और वोट करती है ऑन वेदर द नॉमिनेशन शुड गो टू द फुल सेनेट, तो यह प्रेसिडेंट करते हैं। फिर जर्मनी की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों मिलकर करते हैं, ये यूनिक है। इट इज़ यूनिक एज द कंट्री हैज इलेक्शन प्रोसेस टू अपॉइंट जज। हाफ द मेंबर ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इलेक्ट होते हैं बाय एग्जीक्यूटिव एंड हाफ जो है बाय लेजिस्लेचर। तो जर्मनी में इलेक्शन होता है, जर्मनी में जज का इलेक्शन होता है। तो इंडिया का हमने पढ़ा, यूके का पढ़ा, यूएस का पढ़ा, जर्मनी का पढ़ा। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कैसे करते हैं तो साउथ अफ्रीका जो है जुडिशियल सर्विस कमीशन है, रिकमेंड करती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो अपॉइंट किए जाते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और अदर जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन इट्स एडवाइस। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, तो जुडिशियल सर्विस कमीशन है। तो इंडिया में जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कोलिजियम की एडवाइस पे। यूके में जो है एक 5 मेंबर पैनल है, वो उसकी एडवाइस पे होता है। यूएसए में जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं और सीनेट का अप्रूवल मिलता है। जर्मनी में जो है वो इलेक्शन होता है, हाफ एग्जीक्यूटिव और हाफ लेजिस्लेचर। और साउथ अफ्रीका में जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो जुडिशियल कमीशन है उसकी एडवाइस पे। फिर हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए इंडिया जो है इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 124 से 147 के अंदर है पार्ट 5 में सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है 214 से 231 में पार्ट 6 में, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है 233 से 37 है पार्ट 6 में ही कॉन्स्टिट्यूशन के। हाई कोर्ट जो होती है इनका टेरिटोरियल जुडिशन की बात करेंगे तो को टर्मिनस है, टेरिटरी जो है स्टेट की उसके को टर्मिनस है। टू और मोर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकती है, ये 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे कहा गया है। पार्लियामेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकती है हाई कोर्ट के जुडिशन को, बढ़ा सकती है किसी यूनियन टेरिटरी के साथ पर, और एक्सक्लूड भी कर सकती है। हाई कोर्ट पार्लियामेंट के पास पावर है, वो एक्सक्लूड कर सकती है किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यूनियन टेरिटरी के ऊपर। अब बात करेंगे बेसिक कंपैरिजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कंपैरिजन की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राइमरी कोर्ट है ऑफ जस्टिस इन द कंट्री, हाई कोर्ट जो है अपेक्स जुडिशरी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 से 147 पार्ट 5 में है, हाई कोर्ट के लिए 214 से 231 है पार्ट 6 में। सीजीआई जो हेड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट जो है हेड करते हैं हाई कोर्ट को। ओनली 1 सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, यहाँ 25 हाई कोर्ट है, 3 जो हाई कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन मोर देन 1 स्टेट है, ठीक है। ओवर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओवरऑल कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल ऑफ द कंट्री है। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है उसका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है स्टेट बाउंड्री के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकती है रेट जब फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो हाई कोर्ट जो है इशू कर सकती है रेट नॉट ओनली ऑन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट, अदर बेसिक राइट जो वायलेट होते हैं तो उसके केस में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन सिटीजन होनी चाहिए, वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल के लिए, और एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, और डिस्टिंग्विश जज होने चाहिए। ये डिस्टिंग्विश जज का जो क्राइटेरिया वो हाई कोर्ट के केस में नहीं है। सो हाई कोर्ट के केस के जज की जो है हाई कोर्ट के जज जो है वो सिटीजन होने चाहिए, वो होल्ड करे 10 साल के लिए जो है जुडिशियल ऑफिस होल्ड करे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, और 10 साल के लिए एडवोकेट हो हाई कोर्ट के, और 2 और मोर हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के एडवोकेट हो 10 साल के लिए। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन कॉलेजियम की एडवाइस पे।
यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं सीजीआई और गवर्नर ऑफ द स्टेट से, उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके अपॉइंट करते हैं। नंबर ऑफ जज की बात करेंगे तो यहाँ जो है 30, अब जो है 38 जज हो गए, और यहाँ पार्लियामेंट डिसाइड करती है कितने जज होंगे। और यहाँ जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करते, प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करते हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, और जज जो है उनको अपॉइंट करते, नंबर ऑफ जज जो है अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट, वो फॉर एवरी हाई कोर्ट देयर इज अ चीफ जस्टिस मेनी अदर जज। नंबर ऑफ जज जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। रिटायरमेंट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट केस में 65 ईयर है, हाई कोर्ट के केस में 62 ईयर है। प्लीडिंग की बात करेंगे तो जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्ली नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर और आफ्टर रिटायरमेंट। पर जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो भी प्ली नहीं कर सकते बिफोर एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज और हर टेन्योर, बट आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट कैन नॉट प्लीड इन ए कोर्ट बिलो द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बिलो अपील वो नहीं कर सकते प्रैक्टिस, पर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और रिमूवल की बात करेंगे, रिमूवल और ट्रांसफर की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो इशू कर सकते हैं रिमूवल, जब पार्लियामेंट उन्हें रिजोल्यूशन पास करके रिकमेंड करे तो प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं रिमूवल। हाईकोर्ट के केस के जज में भी सेम प्रोसीजर होता है रिमूव करने का, जब पार्लियामेंट रिजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से। सैलरी और अलावा सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है। और हाईकोर्ट के केस में सैलरी जो होती है हाईकोर्ट के जज की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से होती है, पर पेंशन जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होती है। नोट, प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, प्रिस्क्राइब नहीं करता है मिनिमम एज अपॉइंटमेंट के लिए जज की, हाईकोर्ट के जज की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई प्रोविजन नहीं देता है अपॉइंटमेंट, डिस्टिंग्विश जजिस का अपॉइंटमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में डिस्टिंग्विश जजिस का अपॉइंटमेंट होता है, डिस्टिंग्विश जजिस का अपॉइंटमेंट होता है, वैसा कोई प्रोसीजर नहीं है और क्राइटेरिया नहीं है हाईकोर्ट के केस में, हाईकोर्ट के जज के केस में। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कंसल्टेशन जो करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर गवर्नर ऑफ द स्टेट से। अगर कॉमन हाई कोर्ट है टू और मोर स्टेट के लिए, तो गवर्नर जो है सभी स्टेट के उनसे कंसल्ट किया जाता है, उनसे कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट। अदर जो रेगुलर जज है हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सीजीआई से, गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं एक्टिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वैकेंट है या वो टेम्परेरी एब्सेंट है, वो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटीज़। एडिशनल जज होते हैं, एक्टिंग सीजीआई पढ़ा, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पढ़ा। अब एडिशनल जज ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, टेम्परेरी पीरियड के लिए, 2 साल से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकते। जब टेम्परेरी इंक्रीज होता है बिजनेस में हाई कोर्ट के, और एरिया ऑफ द वर्क जो है वो बढ़ गया है, एरिया है। एक्टिंग जज होते हैं, एडिशनल पढ़ा, एक्टिंग पढ़ा, अब एक्टिंग सीजीआई, एक्टिंग चीफ जस्टिस पढ़ा, अब एक्टिंग जज के पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जज हाई कोर्ट के, एक्टिंग जज हाई कोर्ट के, अगर वो जो अदर देन चीफ जस्टिस, अगर वो जज अनेबल है परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटी और एब्सेंट है, और टेम्परेरी जो है और अपॉइंटेड, अगर कोई जज अपॉइंट किया गया है टेम्परेली एज अ चीफ जस्टिस और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह वर्क कर रहे हैं, तो उस अगर कोई जज नहीं है तो उनकी जगह पे एक्टिंग जज की जगह, एक्टिंग जज की तरह प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसी जज को। फिर रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और अदर हाई कोर्ट को वो सिट करे एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, रिटायर्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ये प्रीवियस कंसेंट इसमें प्रेसिडेंट की जरूरी है, तो यहाँ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रिटायर्ड जज के लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो करती है। बाकी अदर केस में चाहे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो, एडिशनल जज हो या एक्टिंग जज हो, तो उसके केस में प्रेसिडेंट के पास पावर थी। पर रिटायर्ड जज के केस में जो है वो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के उनके पास पावर है। वैकेंसी की बात करेंगे ऑफिस में, तो वो रिजाइन कर सकते हैं राइटिंग में, प्रेसिडेंट को राइटिंग में देकर उन्हें ट्रांसफर किया जाता है वन हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस उसके अलावा जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ द टू हाई कोर्ट, जहाँ से वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं दोनों के हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर के कंसल्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स टेन्योर की बात नहीं करता है हाई कोर्ट के जज की, ये होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक वो 62 ईयर के नहीं होते। रिमूवल जो होता है हाई कोर्ट के जज का, वो किया जाता है मैनर में जो प्रोवाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वैसे ही, मतलब जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर जो 2 ग्राउंड मेंशन किए गए, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, इसी ग्राउंड पे उन्हें रिमूव किया जाता है। ओथ ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो थर्ड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें मेंशन है गवर्नर के बिफोर ओथ लेते हैं या ऐसा पर्सन जिसे गवर्नर ने ऑथराइज किया है, ठीक है, अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को और सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी इंडिया की। इनकी सैलरी और अलाउंस पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, पार्लियामेंट जो अल्टर नहीं कर सकती। इनके डिसएडवांटेज पे ये चार्ज होते हैं कंसल्टेटिव फंड ऑफ द स्टेट, इनकी सैलरी अलाउंस पेंशन जो है वो कंसल्टेटिव फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे
तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इसके पास पावर है हेयर करने की डिस्प्यूट फर्स्ट इंस्टेंस में, नॉट बाय वे ऑफ अपील। तो हाई कोर्ट जो है हेयर कर सकती है डिस्प्यूट फर्स्ट इंस्टेंस में, नॉट बाय वे ऑफ अपील। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 226 के अंदर। इसके अलावा इनके केस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, इन्हें ट्रांसफर किया जाता है जो जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। उसके अलावा मैटर जो है रिलेटेड टू विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उससे रिलेटेड इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। डिस्प्यूट अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है। उसके अलावा रिवेन्यू मैटर है और एन एक्ट ऑर्डर डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन, तो उसमें फिर रिट जुडिशन 226 के अंदर हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिफाइड को वारंटो, फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी राइट के लिए भी यहाँ हाई कोर्ट जो है डिनाई कर सकती है और ट्राइब्यूनल के जजमेंट को ये रिव्यू कर सकते हैं। फिर अपीलेट जुडिशन की बात करेंगे तो हाई कोर्ट जो है हेयर करती है अपील किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो इसके अंदर जो आती है, स्टेट के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसकी अपील को रिव्यू कर अपील को सुन सकती है। सिविल और क्रिमिनल केस दोनों में कोई भी डेथ सेंटेंस जो है अवॉर्ड किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, वो कंफर्म किया जाना चाहिए हाई कोर्ट के द्वारा। फिर पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के पास पावर है सुपरिटेंडेंस की ओवर ऑल द हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो फंक्शन कर रहे स्टेट की टेरिटरी में, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स। ये कवर नहीं करता है खाली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस बट जुडिशियल सुपरिटेंडेंस को भी। हाई कोर्ट जो है कंसल्ट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। फिर हाई कोर्ट जो होती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है। टू पावर होती है इसके पास, एक तो पावर होती है कि हाई कोर्ट जो होती है उसकी जजमेंट, प्रोसीडिंग और एक्ट जो होता है एज अ रिकॉर्ड परपेचुअल मेमोरी के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है, एज अ लीगल प्रेसिडेंस दिया जाता है और लीगल रेफरेंस मिलती है, इसे लीगल प्रेफरेंस मिलती है। इसके अलावा इसके पास पावर होती है कंटेम्प्ट की पावर होती है, पनिश करने की पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है कि आप रिव्यू कर सकती है, करेक्ट कर सकती है अपनी ओन जजमेंट को। इवन दो कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है, रिव्यू की पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है अपने जजमेंट को, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये साफ साफ नहीं बताया है कि हाई कोर्ट जो है रिव्यू कर सकती है अपने जजमेंट को। फिर भी हाई कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने की, तो ये चीज़ याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है पर हाई कोर्ट रिव्यू करती है अपने जजमेंट को, ये स्टेटरी पावर है। उसके बाद बात करेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट जो है उसके बाद पावर है एग्जामिन करना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी किसी भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन की सेंट्रल और स्टेट लेवल में। आर्टिकल 13 और 226 जो है वो प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर को, पर ये जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करेंगे तो कोई लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है उसे चैलेंज किया जा सकता है 3 ग्राउंड पे, अगर वो ब्रीच करते हैं फंडामेंटल राइट को, अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है जिस बॉडी ने उसे बनाया है वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस लॉ को बनाने के लिए, या तो वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रिपग्नेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अबाइड नहीं करता है तो